तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ नंबर 1 डायरेक्ट, और इसके आगे नोट करो डायरेक्ट क्या होता है। लिख लिया? हाँ, अब आगे लिखिए। जब कोई वक्ता, सब्जेक्ट मत लिखेगा, ठीक है? वक्ता लिखना है आपको। जब कोई वक्ता किसी से कोई बात प्रत्यक्ष रूप से कहता है, जब कोई वक्ता किसी से कोई बात प्रत्यक्ष रूप से कहता है तो यह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो आप। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे अब देखिए, जैसे मान लो सेंटेंस आ जाए, द टीचर said to the boys, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, कीप क्वाइट या कीप साइलेंट, कीप साइलेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है? अब टीचर ने बच्चों से कहा, क्या कहा? शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। ठीक? तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसको पहले नोट कर लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? डायरेक्ट के बाद हाँ, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है, कीप साइलेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इतना हो गया। ठीक है? तो ये क्या, ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है? अब हेडिंग नंबर 2 डाल दो, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच लिख दिया? ठीक, इसमें लिखिए, जब कोई वक्ता किसी दूसरे वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है या वर्णन करता है, तो यह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम जो सेंटेंस है इसी को इनडायरेक्ट बना के देखते हैं कैसे बनता है ना। द टीचर, ये देखिए सेम उसी सेंटेंस को हम लेते हैं,
नहीं, ऑर्डर होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का टाइप अलग है। ऑर्डर द बॉयज, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, टू लगाया गया, टू कीप एंड हाँ, इनडायरेक्ट के रूप में ये इस तरह बनेगा। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू कीप साइलेंट या कीप क्वाइट एंड लिसन टू हिम। पहले मी था, अब हिम हो गया केयरफुली, ये इंपरेटिव है। ठीक है, समझ में आया? डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अब इसका मतलब देखिए क्या है, मान लो मैं अध्यापक हूं और आप लोगों से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, शांत रहो और मुझे सावधानी सुन, ध्यानपूर्वक सुनो, ये हो गया। अब यहां पर कोई दूसरा वक्ता, मतलब कोई आप में से कोई बता रहा है कि मान लो अध्यापक ने छात्रों को आदेश दिया था, है ना, आदेश दिया था किस चीज के लिए, चुप रहने के लिए, चुप रहने के लिए आदेश दिया था, और उनकी या उनको ध्यान से सुनने के लिए, उनको ध्यान से सुनने के लिए, मुझे नहीं। अब दूसरा वक्ता है तो उसको थोड़ी सुनेंगे बच्चे, टीचर को सुनने की बात हुई ना, ठीक है। तो ये अब इनडायरेक्ट हो गया, इसको भी नोट कर लो, नोट हो गया, ठीक। अब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में, वाक्य के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1 करके डालो, डायरेक्ट वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हेडिंग बना लो और इसके अंतर्गत पहले लिख लो, यह वाक्य का वह भाग होता है, यह वाक्य का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, यह वाक्य का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग। ये पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस है। अब एक कॉमा के अंदर वाला हिस्सा और कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, ये क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, कॉमा के बाहर होता है, इसे संक्षिप्त में लिखो आगे उसी में, इसे संक्षिप्त में आरवी भी कहते हैं, इसे संक्षिप्त में आरवी कहते हैं। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, इसको लिख लो, नंबर 2 में लिखे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यह वाक्य का वह भाग होता है, यह वाक्य का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, यह वाक्य का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो किसी वक्ता द्वारा कहा गया कथन होता है, जो किसी वक्ता द्वारा कहा गया कथन होता है, यानी स्टेटमेंट होता है।
कहा गया, कथन होता है या स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इसे वक्ता द्वारा कहा गया कथन होता है। ठीक है, इसे संक्षिप्त में आरएस कहते हैं। इसे संक्षिप्त में आरएस आरएस कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? yes, चलो अब एक लाइन छोड़ के लिखिए। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत निम्न 5 प्रकार के वाक्य आते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत निम्न 5 प्रकार के वाक्य आते हैं। नंबर 1 वाक्य आते हैं नंबर 1 होगा असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो चीज ना समझ में आ रही पूछ लो, हम बता देंगे। इनको हिंदी में चाहो तो देख लीजिए। इनको बोलते हैं साधारण वाक्य और इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। हाँ, इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक। इसको बोलते हैं नंबर 3 को इच्छा सूचक। हालांकि इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, इसको एक्सक्लेमेटरी में ही अंदर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। और लास्ट वाला होता है विस्मय सूचक। हाँ हाँ हाँ, वही विस्मय, आश्चर्य। हाँ, दुख आता, बहुत अधिक खुशी आ जाएगी, किसी चीज का शोक होगा, है ना, आश्चर्य हो जाएगा, बहुत अधिक खुशी हो जाएगी किसी चीज को देख करके, वो आता है। इसमें इंटरजेक्शन आते हैं ज्यादातर, इलास, ओ, आ, ये सब आता है, हुर्रा, ब्रावो, ये सारे इसमें आता है। ठीक है, 5 हो गए ना। तो अब हम सबसे पहली हेडिंग जो डालेंगे असर्टिव सेंटेंस की, और इनके बारे में पढ़ेंगे पहले। चलो हेडिंग डाल दो, असर्टिव सेंटेंस। ये सबका नोट हो गया ना ये? हाँ बताएंगे, बता। अब एक एक करके बताना शुरू करेंगे। असर्टिव इसलिए तो हेडिंग डलवा रहे हैं कि अब असर्टिव के बारे में पढ़ेंगे पहले। डाल दी हेडिंग असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, डैश करके उसके आगे लिखो, ये साधारण वाक्य होते हैं ये साधारण वाक्य होते हैं, इनके अंतर्गत
इनके अंतर्गत स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इनकी इनकी या इन वाक्यों की जो लिखना चाहो लिखो। इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय, इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। निम्न परिवर्तन करते हैं, तो सॉरी, निम्न नियमों का पालन करते हैं तो हाँ। अब रूल नंबर 1, नियम नंबर 1, ठीक है, लिखिए। आरवी की क्रिया, आरवी की क्रिया में निम्न परिवर्तन करते हैं। आरवी की क्रिया में निम्न परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, इधर लिखिए। यानी अगर डायरेक्ट में आपको जो आरवी की क्रिया है से टू अगर है तो उसको टेल्स में, सॉरी टेल में बदलना है। सेज टू है तो टेल्स में, सेड टू है तो टोल्ड में, और विल या शैल से टू है तो विल या शैल टेल में कर, ठीक है। और इसके बाद एक नोट लिख देना। नोट हो गया सबका? ठीक है, अब नीचे नोट पे लिखिए। यदि से, सेज या सेड, यदि से, सेज या सेड ये भी लिख लेना चाहो तो, ये तो से टू है, ये विल से सेल, समझ लेना इसको, समझ लेना उस हिसाब से के पश्चात टू ना आया हो, के पश्चात टू, टू ना आया हो, तो इन क्रियाओं में
ये परिवर्तन नहीं करते हैं, सॉरी, इन क्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि ये नहीं बनाएंगे, फिर हम यही रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया आपका। आरवी की क्रिया से टू, सेज टू या सेट टू या फिर विल शैल से टू हो, तभी हम इसको टेल या टेल्स, टोल्ड या विल शैल टेल में चेंज करेंगे। अगर इनके बाद ये टू ना हो तो इनमें चेंज नहीं करेंगे, वैसे सेम उतार देंगे। ठीक है, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट या दैट का ही प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन मत लिखो, मतलब दैट एक कंजंक्शन है कुल मिलाकर। हालांकि प्रोनाउन भी है, ये प्रोनाउन भी है, लेकिन इसको एज ए कंजंक्शन यहाँ यूज किया जाता है, जिसका मतलब की निकलता है। ठीक है, रूल नंबर थ्री, ये रूल नंबर टू हो गया। रूल नंबर थ्री लिखिए। हाँ, यदि आरवी की क्रिया, यदि आरवी की क्रिया मतलब ये या फिर ये इसको छोड़ करके, ठीक है, यदि आरवी की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि आरवी की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आरवी की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के वाक्य, तो आरएस के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आरएस के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आरएस के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, हाँ, मान लो सेंटेंस आ जाए, अजय says to me, comma inverted comma start, he is going to market, full stop comma close, he is going to market।